भैया जी, कल मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। और आज की जो मसला है, जो आज का जो बातचीत का जो मजमून है, जो कंटेंट है, वो बेहद गंभीर भी है और बेहद संवेदनशील भी है। हम आज इस पर चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले फैसला हुआ, सरकार ने कहा कि नीट में 27% ओबीसी आरक्षण, यानी जब ये बात हुई इसमें 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी प्रावधान सरकार ने किया, लेकिन आज मेरा हिस्सा ओबीसी वाला है। उसके बाद एक मांग बहुत जोर से पकड़ी और वो ये थी, जातिगत जो जनगणना है वो की जाए और उसके जो डाटा है वो सामने रखे जाएं। हालांकि ये मसला कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, बार बार समय समय पर उठता रहा है। जेडीयू के नेताओं ने आज अमित शाह जी से मुलाकात की, गृह मंत्री से, और कहा कि इस पर कुछ बात सरकार रखे और इस पर चर्चा भी हो। यह भी बात हुई। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का प्रधानमंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है, इस पर भी। और ये जो मसला है खासतौर से संवेदनशील इसलिए कि कई बार कई जगहों से इस बात पर बात कही गई है, जो कि बड़ी प्रमुख तौर से सारे विपक्षी, जहां तक सवाल है, खासतौर से अगर हम बात करें बिहार में, तो आरजेडी और जेडीयू इस मसले पर एक है। उन्होंने 2 बार 2019 में और फरवरी 2020 में प्रस्ताव पास किए, विधानसभा और विधान परिषद से दोनों पास और पारित हैं और केंद्र को भेजा गया है। अब दरअसल मसला क्या है, हम आपको इस पर बताएंगे और चर्चा भी करेंगे। चुनाव से ठीक पहले ये चर्चा क्यों जरूरी, मैंने कहा बताऊंगा, इस पर भी चर्चा होगी। और हमारे जो आज मेहमान हैं मैं उनसे भी करूंगा। और आज थोड़ा सा मैंने रद्दोबदल किया है, फेरबदल किया है, उस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या कहना, 31 तारीख का उनका ये एक बयान है जो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। नीतीश कुमार जी, जातीय जनगणना पर कोई जातिगत जनगणना के बारे में तो आप जानते हैं कि हम लोगों के पार्टी ने भी कल राष्ट्रीय स्तर पर रिजोल्यूशन लिया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और इस राय के पहले से ही लोग हैं। और बिहार में तो आप जानते ही हैं कि सर्वसम्मति से 2 बार पारित हुआ है। यहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों में पारित हुआ, 19 में, 20 में विधानसभा में पारित हुआ, भेजा गया केंद्र में भी। तो हम लोगों की जो राय है वो तो सब लोगों को मालूम है। दरअसल ये मसला जितना आसान है, उतना दिख रहा है, उतना आसान है नहीं। 1931 के जो जनगणना यानी ब्रिटिश पीरियड में जो है, उसके मुताबिक 52% ओबीसी हैं, 52% ओबीसी हैं। और यहीं से बातचीत का आधार बनता है। एक तरफ सरकार का भी ये भी मत है कि आखिर क्यों जातिगत आधार पर रखा जाए। यूपीए के जमाने पर भी ये मसला आया था, मनमोहन सिंह सरकार में, ये उस समय भी एक सब फ्लोर पर भी ये मसला उठा था। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ललन सिंह, जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज जब गृह मंत्री से मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर आए मंत्रालय के, तो उन्होंने ये बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लेना चाहिए। फिर मेहमानों की तरफ मैं रुख करता हूं। हम लोगों ने सभी के हस्ताक्षर से एक मेमोरेंडम उनको दिया है, जिसमें हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस पर फिर चर्चा करेंगे। आप लोगों का भी जो पक्ष है वो सही है, कुछ और भी तर्क है जिस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जब भी आप बात करने के लिए बुलाएंगे, हम लोग हाजिर हैं। मैं बता दूं आपको कि मंडल आयोग जो गठित हुआ था, उसमें कुल आबादी का 52% ओबीसी आबादी मानी गई थी। 1931 का ये आधार था जो जनगणना का था, ब्रिटिश पीरियड, उसमें 52% ये बात कही गई। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद ओबीसी गिनती का विचार रद्द हुआ। सितंबर 2009 में, यानी यूपीए का जब सरकार थी, तो उसमें कानून मंत्री वीरप्पा मोइली की मनमोहन सिंह को चिट्ठी थी, जिसमें यूपीए ने बीपीएल सर्वेक्षण में ओबीसी हेड काउंट को शामिल किया था, ऐसी बात थी। बाद में ओबीसी हेड काउंट को सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना नाम दिया गया। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, वो जो कि आज बातचीत में उम्मीद करते निकल के आएंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे भी तारुफ करा देता हूं। संजू वर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी। माधव आनंद जी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील सिंह यादव जी हमारे साथ
समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बिहार से, और आज इनिशिएशन यहीं से बहस की करूंगा मैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सतीश प्रकाश जी मेरठ से राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अवधेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। ओबीसी मंडल आयोग में 52%, उसके बाद जो मंडल आयोग के बाद एनएसएसओ ने 2006 में ओबीसी काउंट दिया 41%, लेकिन वो फिर रिपोर्ट आई नहीं और दब सी गई। अब सवाल यह है कि अगर इसको हम पॉलिटिकल पेरिफेरी में लाते हैं जिस पूरी बातचीत को, तो वहां पे एक नारा गूंजा, उस नारे को मैं रख देना चाहता हूं। कहां कहा, किसने कहा, यह मायने नहीं रखता, लेकिन एक वो नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। ये पॉलिटिकल पेरिफेरी में आता है। जब पूरी बातचीत होती है तो ये पॉलिटिकल पेरिफेरी में इसका मतलब यही होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। अब सवाल यह है कि विरोध क्यों है इसका, यह जानना जरूरी है। और अगर उसका सामाजिक आंकड़े आते हैं तो यह भी कहा जा रहा है कि इससे बहुत सारी लोगों की भलाई होगी, बहुत सारी योजनाएं परियोजनाओं में वो हिस्सेदारी और उनका जो आगे का विकास क्रम है वो आगे बढ़ सकता है। तो आज आपसे डिबेट का हम आगाज करते हैं और आपको हमने दिए 50 सेकेंड, आप अपनी बात कहिए और फिर उसके बाद मेहमानों की तरफ मैं रुख करूंगा। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, आज डिबेट का इनिशिएशन करते हैं जी। ऐसा है कि इस समय जो विवाद है वो तो हिस्सेदारी है, वो कहना बहुत आसान, भारत की सामाजिक जटिलता में उसको अमल में लाना, धरती पर उतारना बहुत कठिन है। ये जो है, चूंकि भाजपा ने स्वयं 2018 में बाकायदा घोषणा की थी कि इस बार गणना में 2021 में हम पिछड़ी जातियों की जातीय जनगणना उन्होंने नहीं कहा था, पिछड़ी जाति की जनगणना कराएंगे, उस पर सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। लेकिन अब बीजेपी ने चूंकि उसको जो जनगणना के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें इसको शामिल नहीं किया है। लेकिन बीजेपी ने क्यों किया था, जो आपने बताया 2006 का जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का जो सर्वे था जिसने 41% कहा, तो उस समय विरोध हो गया, यूपीए सरकार पर ही दबाव बढ़ा कि आप जातीय जनगणना कराइए। फिर यूपीए सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, उस समिति ने रिपोर्ट दे दिया कि कराइए, लेकिन के विरोध में खड़े हो गए और हुआ कि ठीक है हम अलग से गणना कराते हैं। तो वो जनगणना के साथ न होकर के अलग से उसको गणना कराई गई, उसको कहा गया कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है। तो जब और जारी नहीं कर सके, जो समस्या हुई, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 2015 में बाकायदा अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम उस आंकड़े को जारी कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी कठिन हो गया क्योंकि 45 लाख जातियां, गोत्र, वंश ऐसे उभरे कि उसको कैलकुलेट करके कैसे निकाला जाए। और भानुमती का कुलबा खुल जाता, उसने अपनी रिपोर्ट दी लेकिन जारी नहीं कर सके। तो उसके बाद उनका आया था कि हम जनगणना कराएंगे। तो आज वो जब नहीं कर रहे हैं तो ये आवाज उठ रही है, और आवाज इसलिए उठ रही है कि जो मंडल आयोग से निकले हुए मंडलवादी नेता हैं जो देश में खड़े हैं, वो सामाजिक न्याय की एक परिभाषा देते हैं, वो आरक्षण है। उनका मानना है कि हमारा प्रतिशत ज्यादा रहा है, उस ज्यादा के आधार पर हमको उतना नहीं मिल रहा है, जब SC ST को उनके जनगणना के आधार पर मिल रहा है जितना वो प्रतिशत है आबादी के उतना, तो हमको भी मिलना चाहिए, इसलिए दबाव है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जब घोषणा किया कि जारी करेंगे, नहीं जारी कर सकी, जब उसने कहा कि जनगणना कराएंगे और उसको पीछे हटना पड़ रहा है, तो इसके कुछ ठोस कारण तो होंगे। और वो कारण क्या है? ये 1931 की जो आपने बात की है, मैं अंतिम पंक्ति कहना चाह रहा हूं। 1941 में भी अंग्रेजों ने कोशिश की थी, लेकिन उस समय के जनगणना कमिश्नर जो थे उनका विस्तृत बयान है इस पर। उन्होंने बताया है कि यह समझना बिल्कुल गलत है कि जो भी कास्ट के आंकड़े लाते हैं वो बिल्कुल भारत के जो है सोसाइटी का एक दर्पण है, ये इतना जटिल है कि अब हम इसको जारी नहीं करने वाले हैं। और 41 में वो जारी नहीं हुआ था, तो वो जटिलता है जिसके कारण विरोध हो रहा है। मांग जो है उसके पीछे राजनीति है, क्योंकि बिहार में आरजेडी ने मांग कर दिया है तो जेडीयू को साथ जाना है। लेकिन यही आरजेडी, यही समाजवादी पार्टी जब 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने घोषणा की तो
तो विरोध कर रहे थे कि आप जाति जनगणना नहीं कराइए, 2006 वाला आंकड़ा जारी करिए, लेकिन आज मांग कर रहे हैं। तो इसका तो तार्किक उत्तर नहीं है कि इसके पीछे क्या कारण। राइट सर, थैंक यू सो मच। आज डिबेट ओपन करता हूं क्योंकि पूरी बात, पूरा परिप्रेक्ष्य आ गया है, इसलिए डिबेट में सबको अलग से कोई टाइम नहीं, जो डिबेट का फॉर्मेट है वही है। डिबेट मैंने ओपन कर दी है। संजू वर्मा जी बीजेपी का, माधव आनंद जी जेडीयू से, सुनील सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी, संगीत रागी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विशेषज्ञ, सभी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। माधव आनंद जी ने जेडीयू की तरफ से हाथ उठाया है, मैं उनकी तरफ ही सीधे रुख करूंगा। और सीधी से जाहिर सी बात है, एनडीए के घटक हैं, महत्वपूर्ण घटक हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से। तो क्या कारण है? उन्होंने बताया 2006 में दोनों लोगों ने रिपोर्ट के बारे में कुछ और कहा था, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि नहीं, आंकड़े आने चाहिए। जी माधव आनंद जी। देखिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यह हम लोग की मांग आज की नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत क्लियरली कहा कि विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद से 2 बार सर्वसम्मति से, राजनीति से ऊपर उठ के सभी दलों ने एक मत से जो है, एक स्वर से मांग की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं तभी अच्छे ढंग से बना पाएगी, इसका क्रियान्वयन तभी अच्छे ढंग से हो पाएगा जब उनके पास डेटा होगा कि हर जाति के कितने लोग हैं, कितने लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो, अति पिछड़े समाज के हो, सवर्ण हो, चाहे कोई भी हो। जातिगत जनगणना बहुत ही जरूरी है। और जहां तक हम लोग एनडीए में, देखिए, जरूर हम लोग का नेचुरल अलायंस है, आज से नहीं, हम लोग बीजेपी के साथ 16 साल से हम लोग का गठबंधन चल रहा है और अटूट गठबंधन है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं, स्वाभाविक है, मेरी पार्टी अलग है, बीजेपी का अपना अलग है, तो जहां हम लोग को लगता है कि नहीं, देश हित में ये होना चाहिए, वहां हम लोग जैसे सरकार से मांग करते हैं। और आज जातिगत जनगणना का जो लगातार हम लोग की जो 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी, वहां पर इस मुद्दे पे सभी नेताओं ने डिस्कशन किया। और जी संजू वर्मा जी, राइट संजू वर्मा, राइट संजू, डिबेट ओपन है, आज डिबेट ओपन है। तो संजू वर्मा जी 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 प्रतीक जी, मैं अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देना चाहती हूँ क्योंकि मेरी ऑडियो में कोई दिक्कत थी तो मैं कह नहीं पाई। पहली बात तो ये कि ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और जाति आधारित जनगणना यानी कास्ट बेस्ड सेंसस, इस पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ही पार्टी के अंदर 2 बड़े नेता हैं जिनका ओपिनियन पूरा डाइवर्जेंट है। मुझे याद है कि जब मंडल कमीशन का गठन हुआ था और इसको इंप्लीमेंट किया था दशकों पहले वीपी सिंह की सरकार ने, तब इसका सबसे ज्यादा विरोध उस वक्त राजीव गांधी और कांग्रेस के अन्य कई बड़े नेताओं ने किया था। और कांग्रेस के ही एक और बड़े नेता हैं वीरप्पा मोइली, जिन्होंने कहा था कि नहीं, जाति के आधार पर जनगणना होना बहुत आवश्यक भी है और जरूरी भी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। जो पहला बैकवर्ड कमीशन सेटअप हुआ था वो 1953 में हुआ था, काका कलेलकर कमीशन के तहत, और उसके बाद कभी भी हमने ओबीसी को लेकर एक कास्ट बेस्ड सेंसस कभी नहीं हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो क्या ये होना चाहिए या नहीं, मुझे लगता है इस पर एक कंसेंसस लाना बहुत जरूरी है। डिबेट होनी चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच। और ये भी मद्देनजर रखना होगा कि हाल ही में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, सच्चर कमिटी की रिकमेंडेशन को चैलेंज करते हुए। सच्चर कमिटी ने जो शैक्षिक और धर्म जाति के आधार पर कहा था कि मुसलमानों को ये मिलना चाहिए रिजर्वेशन, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे अलग अलग स्ट्रीम्स में उनकी प्रोटेक्शन की जाए थ्रू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसको चैलेंज किया गया है। तो मुझे लगता है कास्ट बेस्ड सेंसस पर एक नतीजा होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ये जो याचिका दाखिल हुई है हाल ही में सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के खिलाफ, उस पर उच्च न्यायालय क्या बोलता है ये भी हमको मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि न्याय प्रणाली की क्या सोच है उससे राइट। इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट व्यू है संजू, आपका इंपॉर्टेंट व्यू है। ऑफ कोर्स मैं सुनील यादव जी आप ही की तरफ रुख कर रहा हूं। जी सुनील जी, होना चाहिए जी, आपका मत जेडीयू और आरजेडी के साथ, या आप भी जानते हैं कि उससे पहले एक व्यू पॉइंट आना बहुत जरूरी है? जी
देखिए प्रतीक जी, समाजवादी पार्टी का अभी आपने नारा दोहराया था अपने कार्यक्रम में। समाजवादी का कि माननीय बसपा का है? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को नहीं, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार मंचों से कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा, वो बसपा लड़े, हम लड़े, कोई लड़े, आरजेडी लड़े, वो ये बात कहेगा। ये कॉमन नारा है। और देखिए क्या है कि इस देश में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। वो भाजपा में भी शामिल हैं लोग, वो कांग्रेस में भी हैं, या मैं ये कह दूं कि कांग्रेस भी नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो और भाजपा भी नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो। क्योंकि जाति जनगणना होने के बाद एक पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा देश का। बहुत सी ऐसी जातियां निकलेंगी जो खुद ही नहीं जानती कि हम कितने प्रतिशत हैं और दीनहीन बनकर के अपनी आवाज ही लोकतंत्र में नहीं उठा पा रही हैं। अगर पता चल जाए कि हमारी संख्या इतनी है के बावजूद, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये पता चल जाए कि मेरी संख्या इतनी है तो उससे क्या फर्क आने वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बहस का जो भी तारतम्य निकलेगा वो इसी से निकलेगा कि हमारी ताकत इसी से तौली जाएगी कि हमारी संख्या ज्यादा है, इससे तय होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है सुनील जी। सवाल ये नहीं कि हमारी संख्या ज्यादा है। हाँ। सवाल यह है प्रतीक जी, हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश की जाति जनगणना हो जाए, आर्थिक स्थिति, सामाजिक, राजनीतिक, वो भी हो जाए। और बहुत आसान है, अब तो टेक्नोलॉजी है, अब तो इतना कठिन नहीं है ना जितना कठिन 1931 में रहा होगा, जितना कठिन 1900। बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है सुनील जी, तो नहीं है ना, बड़ी मजेदार बात है। आप टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं और जातिगत जनगणना हो इसकी भी बात हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये कॉन्ट्रडिक्शन है सोसाइटी का। देखिएगा बहुत जबरदस्त चीज है ये कि हम टेक्नोलॉजी की बात भी करें। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे जातियों के गणना पे भी हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि पता हो उसमें, क्योंकि ये तर्क दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण तर्क है। लेकिन मैं कह रहा हूं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस पर भी हो कि जातियों की गणना हो। जी, कॉन्ट्रडिक्शन भी है ये अपने आप में सुनील जी। हाँ, नहीं, वो हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन क्या है ना प्रतीक जी, जब सरकार के सामने कोई भी, आज मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री जी, मोदी जी को अगर यह मालूम हो कि हमारे देश में कौन सी जातियां सबसे कमजोर हैं आर्थिक रूप पे, कौन सी योजना किन के लिए चलाई जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर जाति जनगणना आ जाए, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो अपनी योजना, जो उनका अच्छा मन है कि हम गरीब की मदद करना चाहते हैं, हम किसान की मदद करना चाहते हैं, वो बहुत पिछड़ गए, उसके पास जमीन नहीं है, हम इसलिए इसकी मदद करना चाहते हैं, तो आसानी से पहुंच सकती है। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर ये पता चल जाए, कांग्रेस, इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर ये पता चल जाए कि फला जाति को इतना आरक्षण मिला है और इससे वो मजबूती की तरफ बढ़ गई है, तो उसको हटा भी देना चाहिए। इसके पक्ष में है। हाँ, मैं जेडू से ये सवाल भी रखूंगा। मैं बिल्कुल पक्ष में है, पक्ष में है, ऑफ कोर्स बिल्कुल पक्ष में है, बिल्कुल बिल्कुल पक्ष में है। संजू कुछ कहना चाह रही, मैं आ रहा हूं, माधव आनंद जी आ रहा हूं। संजू कुछ कहना, वेरी शॉर्ट। आर्थिक और शैक्षिक रूप से संपन्न हो गया है तो उसको उस चीज की जरूरत नहीं है। संगीत राठी जी आ रहा हूं, प्रोफेसर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जी संजू बहुत जल्दी, वेरी क्विक। भाजपा जी संजू से ये कहलवाइए कि क्या ये जाति जनगणना कराएंगे? जी, जो वही सवाल है या ना? हाँ, ये सवाल है, हाँ या ना। संजू वर्मा, मैंने अभी ही कहा कुछ देर पहले कि ये एक बहुत संवेदनशील मामला है। सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में जब एक मत हो, कंसेंसस हो, उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि अभी तो राजेंद्र सच्चर कमेटी ने जो मुसलमान समुदाय के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तरीके से कहा था कि रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी, उसकी वैधता को चुनौती दी गई है। तो उच्च न्यायालय, संजू वर्मा जी ने बहुत चालाकी से सवाल मोड़ दिया। संजू वर्मा ने बहुत चालाकी से सवाल मोड़ दिया है, क्योंकि ये जनगणना कराना नहीं चाहते। नहीं, जनगणना कराना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि इस देश में लोग। जी संजू वर्मा प्लीज रिप्लाई। संजू वर्मा लगातार केवल जी, संजू वर्मा करके उनका गुमराह करके सत्ता में बना रहना चाहते हैं। राइट, सुनते हैं सुनील, सुनते हैं। संजू वर्मा को टाइम देंगे। एक तरफ संजू वर्मा है और एक तरफ बीजेपी है। और जी संजू वर्मा, हाँ जी संजू वर्मा, हम सुन रहे हैं। जी अभी जो सपा के प्रवक्ता ने कहा, पहली बात तो मैं डंके की चोट पर यह बता दूं कि जो भाजपा की, बीजेपी की फिलॉसफी है और मोदी सरकार की, वो ये है जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। और ये जो आप कहते हो कि बीजेपी
जनगणना नहीं आप केवल ये बताओ, जातीय जनगणना आप कराओगे कि नहीं कराओगे? जातीय जनगणना जी 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 जी, सुन लो, सुनील जी सुन लेंगे। कांग्रेस नहीं करा रही थी तब बीजेपी कह रही थी। सुनील जी सुन लेंगे। प्रतीक जी, हाँ, मतलब एक समय यही बीजेपी कह रही थी कि हम कराएंगे जातीय जनगणना, और आज मुकर गए। क्या तरीका है ये डिबेट का? क्या तरीका है? सुनेंगे, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हाँ या ना में सुनना चाहते हैं? मैंने हाँ दखलंदाजी या नहीं ना? की। जातीय जनगणना कराएंगे या नहीं? जी संजू हाँ या ना? हाँ बताएंगे, वो बता रही हैं, हम सुनते हैं। संजू वर्मा। पहली बात तो ये कि टेलीविजन डिबेट पर सपा होती कौन है, बीजेपी को पूछने का उनको क्या हक बनता है, हाँ या ना? आप एक रीजनल पार्टी हो, रीजनल पार्टी की क्या कंपल्शन होती है वो आप जानते हो, एक नेशनल पार्टी की क्या कंपल्शन होती है वो आप नहीं जानते हो। इसलिए बीजेपी को भाषण देना, यही बात है, जिस दिन जातीय जनगणना हो गई ये राष्ट्रीय पार्टी रीजनल हो जाएंगे और रीजनल पार्टी राइट, वेरी गुड। मैं आगे बढ़ता हूं। जिस दिन ये गणना हो गई तो रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी हो जाएगी और नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी हो जाएगी। मैं आ रहा हूं जी, एक रीजनल जी जेडीयू के कुछ, मैं आ रहा हूं जेडीयू के पास, आ रहा हूं ऑफकोर्स सर, आ रहा हूं, लेकिन प्रोफेसर रागी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना ओपन स्टेटमेंट नहीं दिया। संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी जी। देखिए, जब हम पूरा विमर्श कर रहे हैं तो मैं सुनील यादव जी की बात सुन रहा था बड़ी गंभीरता से, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन जब वो बात कह रहे हैं कि जिस ढंग से वो बातें रख रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं, हम जातीय अस्मिता के घटक हैं। यानी कि हम जातीय अस्मिता ही हमारी पहचान बनेगी और जातीय अस्मिता के आधार पर ही भारत की सरकार या कोई भी राज्य सरकार नीतियां तय करेंगी। मुझे लगता है ये सोचने का तरीका गलत है। एक दूसरी बात, सच तो ये होना चाहिए कि जो ओबीसी है वो एक होमोजेनाइज्ड कैटेगरी नहीं है। यदि आप ओबीसी के अंदर लेंगे तो जो जादवों का जितना विकास हुआ है, कुर्मियों का जितना आरक्षण का लाभ मूलतः 2-3 जातियां ही ले पाई हैं, बाकी जातियां नहीं। हम तो रोज देख रहे हैं इन सारी चीजों को, हम अपने विश्वविद्यालय में देख रहे हैं, यूपीएससी में देख रहे हैं। तो कायदे से जिस दिन इन जातियों को आप हटा दें उस आरक्षण की व्यवस्था से, आप देखिएगा ये जातियां आरक्षण के बारे में बात करना बंद कर देंगी। तीसरी बात देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर इस देश को हम कहां ले जाना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप धर्म के आधार पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करेंगे और फिर कहेंगे कि धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन नहीं हो, ध्रुवीकरण नहीं हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जातियों के आधार पर यदि आप नीतियां तय करेंगे तो फिर जातीय संघर्ष नहीं होंगे और जातीय अस्मिता मजबूत नहीं होगी। ये हम सोचना ही बंद कर दें। हम जाति विहीन समाज जिसे लोहिया जी कहते थे वो संभव ही नहीं है। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, नीतीश जी ने क्यों कहा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीतीश जी ने ऐसा इसलिए कहा है कि जो विधानसभा चुनाव था उसमें नीतीश जी की राजनीतिक विसात पिट गई है और वो अपने आप को फिर से बिहार की राजनीति में अपने बल पर खड़े होने के लिए वो सोच रहे हैं। और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, नीतीश कुमार अपनी राजनीति को 2024 से पहले अपने आप खड़े करने के लिए, और वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी वो खड़े हों, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उनके पास अब एक ही सहारा रहता है कि वो जातीय विमर्श को फिर से बिहार की राजनीति में बलवती करें, फिर से उसे खड़ा करें, क्योंकि जो पहचान नीतीश कुमार की थी वो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पहचान आज के दिन में संकट में है। उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है बिहार की जनता के बीच में। नतीजा ये था कि पिछले जो विधानसभा का चुनाव था उनमें उनकी पार्टी उतना अच्छा नहीं कर पाई। राइट सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आ रहा हूं संजू, यू हैव टू वेट, संजू यू हैव टू वेट जी। अभी इस पैनल में एक शख्स नहीं बोले हैं, सतीश प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूं। वेट माधव आनंद जी को देना चाहिए। माधव आनंद बहुत देर से इस बात को कहना चाह रहे हैं। माधव आनंद, क्योंकि आपका सवाल है, आपकी पूरी राजनीति पर आपके सवाल है बिहार में, इसलिए आपने ये सवाल उठाया है। प्रतीक जी, मैं इसी का जवाब देने के लिए आतुर हूं। मैंने सबकी बातों को सुना,
और राजनीति जो जातिगत जनगणना की जो मांग है उसका राजनीतिकरण करना कतई उचित नहीं है। और जहां तक एक प्रवक्ता जी ने, राजनीतिक विश्लेषक जी ने क्या कहा नीतीश जी के बारे में, मैंने वो भी सुना। उनको ये समझना चाहिए कि बिहार विधानसभा यानी विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल से एक बार नहीं 2 बार जो है हम लोगों ने प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है। क्या उसमें बीजेपी के लोग नहीं है? मैं महोदय से पूछना चाहता हूं, कृपया जाके देख लें कि उसमें बीजेपी के विधायक थे कि नहीं है। और अभी भी जो 2020 में हुआ, क्या उसमें बीजेपी के विधायक सम्मिलित नहीं थे? तो निश्चित रूप से सबकी मांग है। सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा पे कोई डाउट नहीं है। आप जन कल्याणकारी योजना कैसे बनाएंगे, कैसे क्रियान्वयन करेंगे जब लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी आबादी कितनी है? मुझे लगता है देश हित को ध्यान रखना चाहिए। देश सर्वोपरि है, जनता जनार्दन सर्वोपरि है। राजनीति मत कीजिए, राजनीति करने के लिए नहीं है। संगीत रागी जी प्लीज क्विक, वेरी क्विक रिस्पॉन्स सर। संगीत रागी जी वेरी क्विक रिस्पॉन्स सर जी। ऐसा है कि देश की नीतियां बनाने के लिए जातीय विमर्श जरूरी नहीं है। किसी की आबादी, किसी जाति की आबादी कितनी है ये आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, ये तो सच्चाई है कि आप बिहार विधानसभा से पारित कर दें या उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित कर दें, आरक्षण की जब भी बात आती है तो कोई भी पार्टी खुलकर के इसके बारे में अपनी राय नहीं रख पाता है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी राजनीतिक कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते ही ये मैं कह रहा हूं कि ये मूलतः इनके नीतीश जी की बात जो कोई है वो कोई सामाजिक कल्याण के नारे के साथ जोड़ना इसको बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये शुद्ध और विशुद्ध राजनीति है जिसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी जाति की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जाति की राजनीति कभी नहीं किया, उन्होंने जमात की राजनीति किया है। और यही कारण है कि 17 साल होने जा रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री के कुर्सी पे विराजमान हैं, इतने लोकप्रिय नेता हैं। अगर वो जाति की बात करते तो इतने दिनों तक मुख्यमंत्री के कुर्सी पे नहीं रहते। वो जनता के लिए सोचते हैं, समाज के हर राइट सर। सतीश प्रकाश योर व्यू पॉइंट। सतीश प्रकाश जी योर व्यू पॉइंट। सतीश प्रकाश जी। नहीं प्रतीक जी, देखिए मुझे आपकी पूरी डिबेट को मैंने अच्छी तरीके से करा और हर व्यक्ति ने उसको अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। देखिए इस देश में 1931 के बाद यहाँ चर्चा ये नहीं होनी चाहिए कि जातीय जनगणना होनी है नहीं होनी। भारत में जातीय जनगणना हो चुकी, 2011 में जातीय जनगणना हो चुकी, सरकार के पास आंकड़े हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो देश के प्रधानमंत्री जी सदन पे, संसद के पटल पे ये कहते हैं कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम कभी जीवन में जातीय जनगणना की बात नहीं करेंगे। ये देखिए सुनिए प्रतीक जी, बड़ी लंबी लड़ाई है। जब से ओबीसी ने ये कहना शुरू करा है कि सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े छुपा के रखे हुए हैं, तब बीजेपी ने एक चाल चली, क्योंकि नीतीश जी काफी लंबे समय से बीजेपी के पाले में रह करके ही राजनीति कर रहे हैं और आज ये उम्मीद कर रहे थे कि वो उनके मन की बात करेंगे। लेकिन मुझे दुख तब हुआ कि लालू प्रसाद यादव जी, जो सामाजिक न्याय की बड़ी अच्छी उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने जीवन में, उनका बेटा खुद ये कहता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और सुनील यादव जी है, हमारे भाई है, हम राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं लेकिन सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं हमारी पृष्ठभूमि एक है। आप सुनील यादव जी सपा को भी ये समझाइए कि इस देश में सतीश जी आप कुछ अपने कोटे से देंगे। सतीश जी अगर वो भाई हैं तो मैं जानना चाहता हूं अपने कोटे से कुछ छोड़ेंगे? देखिए सुनिए प्रतीक जी, सुनिए जिसकी संख्या, देश का निर्माण तो त्याग से होता है। सतीश जी देश का निर्माण त्याग से होता है, तो त्याग करने के लिए तैयार हैं? देखिए प्रतीक जी सुनिए, आप किसकी चर्चा कर रहे हैं आपको ये बात मालूम होना चाहिए। मैं बिल्कुल मालूम है किसकी, मैं देश की चर्चा कर रहा हूं, उसके योगदान पर चर्चा कर रहा हूं, मैं उसके विकास क्रम पर चर्चा कर रहा हूं। तो मुझे ये बताइए त्याग के लिए तैयार? आप सुनिए ना, सुनिए अगर इस देश की 80% आबादी अगर विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाती है तो वह जातिवाद हो जाता है। नेचर का एक पेपर सुनो, दुनिया का सबसे फेमस नेचर एक जर्नल है और संगीत रागी जी उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जाकर के। वो ये कहता है कि देश के तमाम आईआईटीज में दिल्ली में 294 पोस्ट है ना, उसमें एक ओबीसी और एक दलित प्रोफेसर लगता है। आपकी सुनिए, ये जो अगर कोई दलित व्यक्ति, अगर आबादी कोई हो, कोई वीकर सेक्शन का व्यक्ति हो, अगर वो देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी, उसका सम्मानजनक उसका जीवन उठ जाएगा, उसको एजुकेशन मिल जाएगी,
उसके अच्छे कपड़े आ जाएंगे, उसको अच्छा भोजन मिल जाएगा, तो आपका विकास गिर जाएगा। आप नहीं जाति लेकर के ढूंढते। तो सवाल ये है, वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है, वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है। हम सतीश जी आप ही के सवाल को सामने रख लेते हैं और कहते हैं क्या विकास घट जाएगा कि अगर कोई हाशिए का व्यक्ति, मैं वो शब्द नहीं समझ रहा तो हाशिए का इस्तेमाल करता हूं, अच्छे कपड़े पहन लेगा, अच्छी जगह आ जाएगा तो क्या घट जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर विकास क्रम कहीं रुक रहा है तो कहीं कौन सी बाधा है, उसको अगर दूर किया जाए तो क्या विकास क्रम तेजी से बढ़ सकता है? सवाल ये भी है। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं और चर्चा को फिर से मैं जोड़ूंगा। यकीनन संजू, मैं सुनील सिंह यादव मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन मैं संजू वर्मा कुछ कहना चाह रही हैं, मैं उनके पास जाता हूं। डिबेट ओपन है और बातचीत का सिलसिला जुड़ सकता है, कोई भी बात कह सकता है अपनी, बस ध्यान हम लोग रखेंगे, एक के बाद एक बोलेंगे। संजू वर्मा जी। प्रतीक जी, मैं कुछ डेटा मेरे पास है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। जो लोग ये कहते हैं अभी हमारा संविधान भी डिवाइडेड है कि क्या ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए या नहीं। आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 340 कहता है। सुनिए, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है ना? सुनिए आप एक नई चर्चा को सुनिए मैं इसको सुलझा देता हूँ। सतीश जी सुनिए आप संविधान की यहाँ बैठ करके गलत व्याख्या करेंगे, मैं आपका विरोध करूंगा। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है। अगर सुनिए, देश के जो सबसे बड़े पिछड़े हैं, स्वयं पिछड़े, वो इस बात को कहे ना। ये संजू वर्मा जी झूठ बोलती है। नहीं, सतीश जी लेट हर रिप्लाई। सतीश जी प्लीज लेट हर रिप्लाई। सतीश जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सतीश जी सब जानकार बैठे हैं इस पैनल में, कम से कम 3 लोग ऐसे हैं। सतीश जी 3 लोग ऐसे हैं जो प्रोफेसर हैं। टीवी चैनल के अंदर बैठ करके झूठ बोलोगे? नहीं सर, कोई झूठ नहीं बोला, बोलने दीजिए। सतीश जी प्लीज, सतीश दिस इज नॉट द वे। विरोध करूंगा। नहीं, आप विरोध करिए, लेकिन बोलने दीजिए। सुनिए, ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता है, लेकिन उसका एक ऑर्डर है। सतीश जी प्लीज, सतीश जी बहुत सम्मान करता हूं आपका, सतीश जी बहुत सम्मान करता हूं, प्लीज आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, लेट हर रिप्लाई। आपके पास आंकड़े लाओ तो हम बताएंगे ना, आंकड़े कहां से लेकर के आएंगे। ठीक है, झूठ क्यों बोलते हैं? ठीक है, संजू वर्मा अनुच्छेद 340 से शुरू करिए आप अपनी बात। जी। तो अनुच्छेद 340 हिसाब से बैकवर्ड कास्ट और कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। वहीं पर आर्टिकल 15 जो राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन, ये चीजों के साथ आर्टिकल 14 और 15 का ताल्लुकात है। तो आर्टिकल 14 और 15 स्पष्ट तो नहीं कहते, बट एनी फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन के खिलाफ है। यदि आप देखिए, द फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोपेगेट योर रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी। तो मैं ये कहती हूँ कि संविधान के अंदर ही एक तरफ अनुच्छेद 340 है और एक तरफ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 है, और दोनों के व्यूज बहुत अलग है। तो इसलिए इस मामले पर बहुत जल्दबाजी करके कोई डिसीजन पर पहुंचना गलत होगा, पहली बात। राइट, ठीक है सर, ठीक है। राइट संजू जी। एक मिनट, कैन आई जस्ट फिनिश प्रतीक जी? क्या इंटरप्ट किया, कैन आई जस्ट फिनिश? Yeah, finish it very quickly. Yeah. Okay. दूसरी बात 2018 में, Out it down. 2018 में प्रतीक जी, आई एम गेटिंग अवे फ्रॉम द डिबेट, क्योंकि ये बहुत ही बदतमीजी कर रहे हैं। ये जो सतीश जी हैं ये बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। बोलिए आप बोलिए। दखल अंदाजी नहीं करती। बोलिए संजू वर्मा, प्लीज कंप्लीट। हाँ, बार बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर। प्लीज कंप्लीट संजू जी, प्लीज कंप्लीट। जी। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि 2018 में राघवेंद्र कुमार के अंदर एक कमिटी बनाई गई थी कि पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्वेशन का मामला, उसको लेकर वो अपने व्यूज दे। और आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि राघवेंद्र कुमार ने कहा था कि 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज गुड, बट आपको पता है समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? उन्होंने
27% पिछड़ी जातियों को मिले या ना मिले, पर यादव और कुर्मियों को 60% जरूर मिलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ पर आकर पिछड़ी जातियों की दुहाई देते हैं, जब राघवेंद्र कमेटी का गठन हुआ और राघवेंद्र राइट मैडम, राइट संजू जी, आई हैव टेकन योर पॉइंट। संजू जी, आई हैव टेकन योर पॉइंट। जी सुनील सिंह यादव, मैं आ रहा हूँ। सतीश जी आ रहा हूँ। सुनील सिंह यादव। देखिए प्रतीक जी, मैं बीजेपी की प्रवक्ता संजू जी को सुन रहा हूं, बार बार आपको धमकी दे रही कि हम ये कार्यक्रम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर जाति जनगणना हो गई तो इनकी सरकार को गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। जब मैं बात कर रहा हूं संगीत रागी जी की, प्रोफेसर साहब की, प्रोफेसर साहब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अरे सुन लीजिए अरे सुन लीजिए देवी जी, संगीत रागी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। संगीत रागी जी ने एक हमारे सामने ऑप्शन रखा है, प्रतीक जी। हाँ जी, सुन रहा हूं। और उन्होंने कहा कि क्या यादव और कुर्मी आरक्षण छोड़ने को तैयार है जी। इसी डिबेट में आपके कार्यक्रम में मैं संगीत रागी जी से केवल एक सवाल कर रहा हूं जी, पूछिए। केवल एक सवाल कि जाति जनगणना करा लीजिए, जो 2% वाले लोग हैं और 60% नौकरियों में हैं, वो छोड़ दें। हम भी छोड़ देंगे, हम क्यों नहीं छोड़ देंगे। अगर यादव अपने प्रतिशत से ज्यादा नौकरी में होगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन इस देश में जो 2% लोग हैं और नौकरी में है वो 60%, तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा ना। इसीलिए ये लोग भाग रहे हैं, इसीलिए संविधान की बात नहीं मानते। आप जानते हैं प्रतीक जी, भाजपा हो या आरएसएस हो या कांग्रेस हो, ये तीनों लोग संविधान पे भरोसा नहीं रखते। राइट सर, आई टेकन योर पॉइंट। 2% वाले 2% वाले 60% नौकरियों पे काबिज हैं। 2% वाले 60% नौकरियों पे काबिज है। अगर वो छोड़ दें तो। और दूसरी बात, संजू वर्मा ने एक सवाल उठाया अनुच्छेद 340 जो है कॉन्ट्रडिक्शन में आर्टिकल 14 और 15 के, ये भी एक सवाल उठाया। संगीत रागी जी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड जी। देखिए आर्टिकल 340 और 15-16 को लेकर के जो डिबेट था वो मंडल कमीशन का जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो कास्ट और क्लास के बीच में क्लासिफिकेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आ चुका था कि ये जो कास्ट है हम उसको क्लास की कैटेगरी में मान करके हम आरक्षण दे सकते हैं। तो वो बात तो वहीं पर रह जाए, अनटिल एंड अनलेस को इससे बड़ा बेंच उसकी दूसरी व्याख्या कर दे। दूसरी बात, मेरा बहुत सिंपल ये कहना है कि जब आप डेवलपमेंट के पैमाने पर आप फेल कर जाते हैं तब जाकर के ये सारी समीकरणों पर आप आ जाते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जाति विहीन समाज का निर्माण। देखिए संगीत रागी जी सही बात पे नहीं आना चाहते हैं। देश के प्रोफेसर साहब, किसी देश के निर्माण के खिलाफ कोई नहीं है। आप कुछ लोगों की तरक्की के साथ देश की तरक्की मानते हैं। एक बड़ी आबादी की तरक्की ना हो पाए तो कैसे देश की तरक्की। ठीक है सुनील जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुनील जी हम लोग पढ़ाते हैं, सुनील जी हम लोग पढ़ाते हैं, और सुनील जी हमको इसका आंकड़ा भी मालूम है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो ओबीसी के अंदर का आरक्षण है और जो एससी एसटी के अंदर का आरक्षण है, आप देखिएगा कि आरक्षण आपको जाति के आधार पर मिलता है। वो एक कैटेगरी है, तो कैटेगरी के अंदर ही भी आप देखेंगे कि मैंने शुरू में कहा था ये होमोजेनाइज नहीं है। बहुत सारे ऐसे समाज के वो हिस्से हैं जिनको हम ओबीसी कैटेगरी में कहते हैं, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, संबुद्ध हैं, लैंडेड क्लास से आते हैं। जो आरक्षण का हिस्सा होता है वो अधिकांशतः उन्हीं के हाथों में चला जाता है। वही हालत एससी और एसटी कैटेगरी में भी है, यानी कि देयर इज ए अरे भाई कैसे चला जाता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमें केवल ये बता दीजिए, आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं या नहीं? और दूसरी बात कि बिना पिछड़े जो शोषित वंचित या बड़ी जाति के लोग गरीब रह गए। सुनिए सुनील जी एक सवाल है। सुनील जी, रागी जी ने एक सवाल कहा, वो सुनिए। रागी जी ने एक सवाल कहा है, रागी जी वो प्लीज रिपीट कर दीजिए, ऑडियो आपकी ब्रेक हुई थी। मैं आपसे ये सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो ओबीसी कैटेगरी में है
उसके अंदर यदि आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि 2 ही या 3 ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ अब तक मिला है, बाकी सब हाशिए पर ही हैं। हमको लगता है कि देयर शुड बी ए क्लास विद इन द क्लास, उनको आरक्षण मिलनी चाहिए, बाकियों को नहीं मिलनी चाहिए। वैसे ही एसटी एससी के अंदर है, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी इन पर पकड़ आ गई है। वो मैं उन जातियों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो आप लोग इसका राजनीति सुनिए ना, अरे आप नाम लीजिए, राजनीति नाम लीजिए, बात कर रहा हूं मैं, एक शुद्ध एक विश्लेषक की दृष्टि से बात कर रहा हूं। टीवी चैनल के ऊपर अच्छे से बोलिए। प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं। संजू मैं आ रहा हूं। मोदी सरकार ने अक्टूबर 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया, 2500 ओबीसी की केंद्रीय सूची के उप वर्गीकरण के लिए काम किया। ये उसका फैक्ट है जिसकी तरफ रागी जी इशारा कर रहे थे। ऑफ कोर्स सतीश जी, मैं आप ही को टाइम दे रहा हूं, उसके बाद सुनील को। जी सुनील जी, सतीश जी बोलिए सतीश जी। देखिए प्रतीक जी, तमाम रागी जी ने तमाम न्यायालय के निर्णयों के ऊपर बात करी। ये सच है कि इस देश के आरक्षण ने सबसे ज्यादा न्यायिक हस्तक्षेप अगर कहीं झेला है तो देश के आरक्षण ने झेला है। लेकिन ये भी एक सच है कि जो 50% लिमिट की अगर बात आती है, जब आपको 10% अगली जाति को आरक्षण देना होता है, तब आपकी 50% लिमिट भी टूट जाती है, तब वहां न्यायिक हस्तक्षेप नहीं दिखाई देता। सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से। अगर आरक्षण कोई गरीबी मिटाओ कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण का मतलब है सामाजिक न्याय। अगर आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, खत्म कर लीजिए, लेकिन आरक्षण के कारण को खत्म कीजिए। आरक्षण का कारण है जाति। जाति जब तक नहीं खत्म होगी तब तक आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। आप जाति को बना करके, जाति को बिना खत्म किए आरक्षण को कैसे खत्म कर देंगे? आज ओबीसी वर्ग, मैं फिर ये कह रहा हूं, भारत सरकार के पास आंकड़े हैं, भारत सरकार आंकड़े छुपा रही है। जातीय जनगणना, अवधेश कुमार जी अगर डिबेट में हो तो मैं उनको लाना चाहूंगा। अवधेश जी अगर डिबेट में हो तो स्क्रीन पर सामने लाना चाहूंगा। अवधेश जी हैं? बिल्कुल हूं जी। अवधेश जी, एक सवाल रखा सतीश जी ने, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। संजू आप वेट करिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैंने देख लिया। उन्होंने कहा कि पहले आरक्षण का वो कारण खत्म करिए, सामाजिक एकता जो समरसता की बात है, आप जाति तोड़ेंगे नहीं तो आरक्षण तो बना रहेगा। और वो सवाल बार बार घूम के मैंने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। पॉलिटिकल डोमेन में इसके मतलब और है, और यही है जी। जी बस 10 सेकंड में लूं क्या? 10 जी अवधेश जी, आई हैव गिवन यू 15 सेकंड दिए आपको, बहुत धैर्य के साथ सुनूंगा। मेरा सतीश प्रकाश से सिर्फ ये कहना है कि जितनी जातियां जिनको आप एससी कहते हैं, कल से सब अपने आप को ब्राह्मण डिक्लेयर कर दें। कल से सब वो अपने टाइटल मिश्रा, दुबे, चौबे लिखना शुरू कर दें। आप देखिए ये जातीय विमर्श खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप इस संस्था को, जातीय संस्था को आप बरकरार रखना। आ रहा हूं सुनील, आ रहा हूं सुनील जी, नहीं देखिए सारे ऑडियो डाउन, रागी जी की ऑडियो खुले रहने दीजिए, रागी जी की ऑडियो खुले रहने दीजिए जी। रागी जी सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए जी। आप इसको आप जातीय विमर्श को आपने सारे प्रयोग कर लिए, नहीं खत्म हो रही है ना। जाति के आधार पर यदि आप नीतियां बनाएंगे तो जातियां खत्म नहीं होंगी। जातीय के विमर्श और संस्थागत रूप अपनाएगा और जातियां और विस्तृत होंगी, जातियों में और जकड़न आएंगी। मैं ये कह रहा हूं कि कल से आप अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर दीजिए। उपनिषदों ने कहा तो है, ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण होता है, कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता है। आप अपने आप को भी घोषित कीजिए ना। आप सतीश प्रकाश तो आप तो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप अपने आप को ब्राह्मण घोषित कीजिए और मत कीजिए। अपनी बात करने का मौका मिले। बिल्कुल सतीश जी को मौका मिलेगा, सतीश जी को मौका मिलेगा जी। जी हजारों साल का दलित मूवमेंट है। हमने जाति छोड़ने को और जाति से छुटकारा लेने के लिए हमारा तमाम मूवमेंट है। पढ़ाई नहीं है सर, जाति नहीं पढ़ा है, जाति नहीं छोड़ेगा। सतीश जी आप कह रहे हैं तब तक जाति नहीं छोड़ेगी। आप जाति छोड़िए, आप जाति छोड़िए ना, जाति का फायदा आप उठाते हैं। आप जाति छोड़िए, खत्म हो जाएगी। हम अपनी जाति छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी जाति है ना, एक जानवरों जैसा जीवन जीने वाले जाति से आप ये पूछते हैं। इस जाति की वजह से हम, सुनिए, अरे हम मानवीय जीवन जीते हैं, हमारे लोग
जाति छोड़नी है, जाति आप छोड़िए, आप जिस दिन जाति छोड़ेंगे हमारी जाति खुद पे खुद खत्म हो जाएगी। मालूम ही नहीं है कि मैं एक बात कहता हूं, दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं एक बात ही कहता हूं, जाति तोड़ो, छोड़ो वाली बात जगह को मैं तोड़ो कह देता हूं, मैं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल तोड़ना चाहिए। मैं सुनील, मैं आपके पास आना, उससे पहले मैं माधव आनंद, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन 10 सेकंड मैंने पहले बोला था, अवधेश जी को बुलाया था मैंने, अवधेश जी स्क्रीन पर हैं। अवधेश जी, सतीश जी ने एक सवाल रखा, उससे पहले संजू वर्मा ने एक सवाल रखा था, और सुनील यादव जी ने कुछ सवाल पूछे हैं, और जहां तक रागी साहब ने कहा कि 2% वाले, उन्होंने कहा सुनील ने कि 2% वाले 80% वाली 60% वाली नौकरियों पर काबिज हैं, तो पहले वो छोड़ दे, तो फिर यादव, आप कुर्मी, जो भी आप जातियों का नाम ले रहे हैं जिनको ओबीसी में सबसे ज्यादा फायदा हुआ सो कॉल्ड कहा जा रहा है, तो वो भी छोड़ने को तैयार है। अवधेश जी। प्रतीक जी, आप इस देश में आरक्षण के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए कोई तैयार है? कोई नहीं है। अरे आपने बिहार चुनाव से पहले कह दिया, क्या हुआ रिएक्शन है तो आपको मालूम है। ताकि उसका तार्किक तो वो है नहीं, क्योंकि आरक्षण जो है सामाजिक न्याय का एक भाग हो सकता है। संविधान सभा में इस पर व्यापक बहस हुई थी, और पहली सरकार जो भारत की थी पंडित नेहरू को, उसने बहुत ही संसद में बहस के बाद ये तय किया था कि केवल अनुसूचित जाति जनजाति की गणना कराएंगे, पिछड़ी जाति की नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य उस समय जाति तोड़ने की बात नहीं थी, जातीय भेद को खत्म करना है। हम अरे सुनिए, आपको पता होना चाहिए, जातीय जनगणना हो, वन बाई वन। सतीश जी बात सुन लीजिए, ऑडियो डाउन, सतीश जी का ऑडियो डाउन। बस सुन तो लो ना। हाँ बोलिए। देखिए प्रतीक जी, उस समय यह कहा गया था कि चूंकि संविधान में हमने समानता का अधिकार दिया है, चुनाव लड़ने के लिए हमने 18 वर्ष की उम्र के बाद 21 वर्ष उस समय था तय कर दिया है चुनाव वोट देने का, तो एक समानता आ गई है। बाकी जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन है उसको हम दूसरे तरीके से दूर करेंगे, लेकिन जनगणना नहीं कराएंगे। इस पर पिछड़ी जाति के लोगों की भी सहमति थी उस संसद में, जो ये पूरा अगर आप डिबेट पढ़ेंगे। लेकिन बावजूद जो बात हो रही है 341 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि भाई पिछड़े कोई पहचान हो, उसके लिए आयोग बनाओ, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए उस रिपोर्ट को करे और फिर सरकार को दे। 15/4 में यह ठीक बात है कि 15/4 में पिछड़ों के लिए प्रावधान है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, 16/4 में नौकरियों के आरक्षण के लिए प्रावधान है, लेकिन पिछड़े वर्ग की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। यह साफ कहा गया है कि शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सरकार को प्रावधान करने से कोई रोकता नहीं है, तो परिभाषा नहीं है। लेकिन जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें परिभाषा में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी दलित, जिनको हम दलित कहते हैं, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में, अब तो उच्च वर्ग में भी हो गए हैं, उनको आज भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से व्यापक पैमाने पर पिछड़ापन है, समाज में जाति का भेदभाव है। लेकिन यह तय करना पड़ेगा क्या आरक्षण के आधार पर यह भेदभाव अभी तक खत्म हुआ है? क्या आरक्षण कुछ ही जातियों तक सीमित हो गया है? स्टडी आई है, हुई है। माधव आनंद ऑडियो डाउन। प्रतीक जी, मैंने पहले भी कहा है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी ये बहुत संवेदनशील मुद्दा आपने उठाया है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के मुद्दों पे बहस करना जरूरी समझा। लेकिन इससे प्योर राजनीति ये लोग कर रहे हैं। मैंने कहा कि राजनीति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ कोई कुर्मी, यादव, सवर्ण की बात हो रही है। एक ही उसका तर्क है कि हम लोग प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशन कर सकते हैं, क्या जातिगत जनगणना के क्या फायदे मिल सकते हैं या क्या नुकसान हो सकता है, इस पे चर्चा एक बहस है, वो लाजमी है, मैं मानता हूं चीज को। लेकिन इसको राजनीतिक रूप रंग देना, मैं कहता हूं कि आखिर सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे बनाएंगे, चाहे सवर्ण हो चाहे ओबीसी। प्रोफेसर रागी ने कहा कि अगर आप किसी का कल्याण करना चाहते हैं तो क्या जातिगत या जाति को आधार बना के ही रेखा खींची जा सकती, तभी कल्याण हो सकता है। प्रोफेसर रागी को सामने लाएंगे, प्रोफेसर रागी को स्क्रीन पर लाएंगे, जी प्रोफेसर रागी को स्क्रीन पर लाएंगे। देश में जाति कभी खत्म नहीं हो सकती, ये कटु सत्य आप समझिए।
देश में कभी जाति खत्म नहीं हो सकती। जातिगत जो यहाँ चलता है वो चलता रहेगा, कोई जाति को खत्म नहीं कर सकता है। राइट माधव, प्रोफेसर रागी प्लीज रिस्पॉन्ड। ये बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है जी। देखिए, हम कोई भी नीति जाति को ध्यान में केंद्र में करके नहीं करते हैं। यदि किसी को हॉस्पिटल चाहिए, यदि किसी का विकास चाहिए, लेकिन कुछ योजनाएं तो हम बनाते हैं प्रोफेसर रागी, कुछ योजनाएं तो हम लोगों के लिए बनाते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और उनके लिए, ट्राइब्स के लिए योजनाएं बनाते हैं। देश के आज तक जाति के आधार पर सामाजिक पिछड़ेपन से दूर करने के लिए और होते हैं, जाति के आधार पर नहीं बुलाते क्यों हो डिबेट पर? जी बिल्कुल संजू वर्मा, यू हैव टू डिसिप्लिन। ना, ये नहीं हो सकता। सारे लोग बराबर हैं यहाँ, सारी रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी बराबर। जी सुनील यादव जी। देखिए प्रतीक जी, मैं संगीत रागी जी को सुन रहा था। देखिए क्या है कि मैं फिर एक सवाल कर रहा हूं संगीत रागी जी से, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रोफेसर साहब जवाब दे देंगे। बार बीएसपी और अरे सुन लीजिए देवी जी, सुन लीजिए। अरे बहन जी सुन लीजिए। अरे पिछड़ों के भी सुन लिया करिए। अरे पिछड़ों की भी सुन लिया करिए। अरे सुन लीजिए बहन जी, सुन लीजिए। देखिए ये अच्छी बात है। कुछ बातें क्या है कि प्रतीक जी सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में इसलिए अच्छी लगती है कि ये आप कह दो कि जाति नहीं होनी चाहिए। हम आप जिस समाज में हैं प्रतीक जी, उसमें हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, और भाजपा से आरएसएस से पूछिए योगी आदित्यनाथ की जाति है, साक्षी महाराज की जाति है, ज्योति निरंजन की जाति है। जाति के आधार पर प्रचार कराते हैं, जाति के आधार पर चुनाव लड़ाते हैं। ये लोग तो वो लोग हैं जो साधुओं में भी जाति ढूंढ लेते हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर हैं तो ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का शोषण कर रहे हैं। आजकल तो बड़ी जबरदस्त है चर्चा। ब्राह्मण नाराज है जी। मैं इस पर चर्चा करूंगा सुनील, मैं चर्चा करूंगा सुनील इस पर चर्चा जरूर होगी। परशुराम भारी हो रहे हैं कि इस समय कृष्ण जी या राम जी और या ब्राह्मण, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। संजू वर्मा को टाइम दे देते हैं कि उन्होंने आपने एक सवाल रखा सुनील सिंह यादव ने। जी संजू वर्मा जी बोलिए। प्रतीक जी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, तो संगीत रागी ने कहा बहुत सही है। मुझे एक बात बताइए, बार बार नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि जो भाजपा की और मोदी सरकार की फिलॉसफी है वो है लास्ट माइल डिलीवरी, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या दीनदयाल उपाध्याय हो। आज तक मोदी सरकार की हर इकोनॉमिक फिलॉसफी ये रही है कि गरीबों को और वंचितों को आगे कैसा लाया जाए। जब प्रधानमंत्री योजना के तहत मुफ्त घर मिलते हैं, क्या हम जाति पूछते हैं? जब 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया जाता है तो क्या हम ये पूछते हैं ये यादव है, कुरैशी है, कुर्मी है या पटेल है? नहीं। जब जनधन योजना के तहत 40 करोड़ से ज्यादा भारत सरकार दे रही है, तो क्या हमने पूछा कि ये गुज्जर है, कुर्मी है, यादव है? प्रतीक जी, सरकार की मैं बीजेपी प्रवक्ता की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जैसे मैं बोलना चालू करती हूं, क्योंकि जानकारी कम लेकर के और ये डिबेट में आ गई है। प्लीज हमारी बात सुन लीजिए संजू जी बात सुन लीजिए। आपकी पार्टी को अरे पिछड़े और दलितों की भी बात सुन लिया करिए। सुन लीजिए। जिन प्रधानमंत्री जी की आप प्रशंसा कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं प्रतीक जी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के साथ बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी हैं कि ये इतने पिछड़ी जात के मंत्री बना दिए, इतने दलित समाज के मंत्री बना दिए। आखिर ये क्यों लगी है? क्यों लगी है ये? क्यों जी इसका मैं अपने पे आता हूं। मैं बात कहता हूं कि आखिर टूटने से क्या दिक्कत होती है। जी मैं एक्चुअली मैं बताता हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो इसका विश्लेषण होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही पूरा मंत्र है, इसी में सारी चीजें छुपी हुई हैं। मैं आऊंगा तो इसका भी एक तोड़ बताऊंगा। वक्त मैं हाजिर हूं और अपनी बात अब मैं कहना चाहता हूं। मैंने कहा था कि जातिगत जनगणना में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो बात कही जाती है उसका पॉलिटिकल डोमेन में मतलब ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसका मतलब ये निकलता है कि अगर जातिगत आंकड़े होंगे तो ये कहा जाता है कि जाति से विकास के क्रम को रोशनी मिलती है, तेजी आती है और पता लग सकता है कि कहां पे कौन सा डेटा इतना है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या यह सच्चाई है? और क्या जाति से को ध्यान में रखकर विकास
की लंबी लकीर खींची जा सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए कि ये फला जाति इतनी है और इसको ऐसे देना है, यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में टिकट कैलकुलेशन, और यहाँ पे इतनी जाति, यहाँ पे प्लस मुस्लिम प्लस यादव प्लस कुर्मी प्लस फला जोड़कर ये इतने फीसदी होते हैं, तो उस हिसाब से टिकट का कैलकुलेशन। और सबसे बड़ी बात एक और कि यहाँ पे वोट डिवाइड होता है। वोट मतलब हिंदू वोट डिवाइड होता है, और यहाँ पे इसी से सारे कैलकुलेशन जुड़ जाते हैं। ये है तोड़। लेकिन आर पार का वक्त, चलेंगे सीधे